और सर इंटरव्यू कुछ ना कुछ किस्मत पे भी होता है सर। जैसे कहा जाता है ना कि अगर उनको पूछना हो तो वो पूछ लेंगे कि आपके पिताजी का नाम बताइए, और यदि उनको आपको नहीं पूछना है तो वो पूछ लेंगे मेरे पिताजी का नाम बताइए। अकाउंट्स भारत में पहली बार कौन लेके आया था? अगर आप अमेरिका के विदेश सचिव होते तो आप ये वॉर कैसे रोक पाते? हमारी ऐसी मानसिक प्रवृत्ति क्यों है कि हम इंग्लिश में ही सिग्नेचर करते हैं, हम हिंदी में सिग्नेचर क्यों नहीं करते, जबकि पूरे डैप फॉर्म में आप सबने हिंदी लिखा है। सौभाग्य ना शब्दंश होता है, देखें आगे क्या होता है। आबा सुनाई तोहका अपने रीवा की कहानी, सुना अम्मा सुना काकी रिवाड़ी की जवानी, आबा सुनाई तोहका अपने रीवा की कहानी। नमस्कार, मैं किशन साहू। शब्द एक्सक्लूसिव की ग्राउंड रिपोर्ट की सीरीज़ वनडे विद एस्पिरेंट के तहत आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्यालय पर लेकर आया हूं। यहां आज आपको हम उन अभ्यर्थियों से मुलाकात कराएंगे जो साल 2022 की परीक्षा का साक्षात्कार देने के लिए यहां पर आए हैं। ये अभ्यर्थी प्रीलिम्स को भेद कर मेंस को पार कर इंटरव्यू के इस मुकाम पर आप पहुँचे हैं जहां इनके सुनहरे भविष्य का रास्ता तय होता है। यहां से पार करने वाले विद्यार्थी इस चक्रव्यूह को भेदने में सफल माने जाएंगे। कुछ अर्जुन बनेंगे और कुछ अभिमन्यु। यहाँ इन अभ्यर्थियों से हम यह जानेंगे कि कैसे उन्होंने ये यात्रा को पार किया है और पार कर इस मुकाम पे पहुँचे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है क्योंकि साल 2022 में जो परीक्षा हुई है उसका साक्षात्कार साल 2024 में चल रहा है। इन सालों का जो लंबा समय रहा है, इन समय में उन्होंने किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और जो उनको मानसिक तनाव हुआ है उसको पार पाने के लिए उन्होंने क्या क्या उपाय किए। क्या नाम है मैडम आपका? रश्मि पांडे। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है, दूसरा इंटरव्यू है। तीसरे अटेम्प्ट दूसरे इंटरव्यू के जो एक लंबा समय निकल गया, एग्ज़ाम्स खुद लेट चल रही है, तो कितना तनाव भरा रहा है सफ़र? तनाव तो रहता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी तैयारी को ब्रेक मत करिए, क्योंकि जब आप एक बार सेलेक्ट हो जाते हैं तो सारी चीज़ें वर्थ इट हो जाती है। तनाव तो बिल्कुल रहता है क्योंकि पेपर थोड़ा लेट हुए, पर मैं ऑलरेडी 21 में सेलेक्टेड हूँ तो अभी वो तनाव कम हो चुका है। किस पोस्ट पे है आप 21 से? मैं BDO के पद पर हूँ। आज कौन सा बोर्ड रहा आपका? मेरा बोर्ड कोस्टी सर का बोर्ड था। क्या क्या सवाल पूछे गए वहाँ पे? सवाल पहले तो उन्होंने मेरा परिचय लिया, उसके बाद क्योंकि मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है तो कॉमर्स से क्वेश्चन, इकोनॉमी से क्वेश्चन हुए, कुछ अकाउंट से क्वेश्चन हुए। जैसे इकोनॉमी से आपका मौद्रिक नीति के क्वेश्चंस थे, WTO कब बना ये क्वेश्चन था, IMF वर्ल्ड बैंक के बारे में पूछा, और भुगतान संतुलन क्या होता है ये सब पूछा। अकाउंट्स में पूछा उन्होंने कि अकाउंट्स भारत में पहली बार कौन लेके आया था, कौन कौन से मतलब जैसे कि लेखांकन की कौन कौन सी प्रक्रियाएँ होती हैं, क्या गोल्डन रूल्स होते हैं, ये सब पूछे जो मेरे ग्रेजुएशन से क्वेश्चन थे। उसके अलावा ज़िले से क्वेश्चन थे कि ज़िले की सीमा किन किन ज़िलों से और राज्यों से लगती है। उसके अलावा अभी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ है रीवा में, उसके बारे में क्वेश्चन थे। और माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे श्रीनिवास तिवारी जी, उनके बारे में क्वेश्चंस थे कुछ। और उसके अलावा क्योंकि मैं सेलेक्टेड हूँ तो थोड़ा मेरे वर्क प्रोफाइल से भी क्वेश्चंस थे। वर्क प्रोफाइल से किस टाइप के प्रश्न पूछे गए? कि वीडियो क्या होता है और हायरार्की क्या होती है इनके क्या काम होते हैं, क्योंकि ये ब्लॉक में पोस्टेड होते हैं। तो मध्य प्रदेश में कितने ब्लॉक हैं, आपके वहाँ जहाँ मैं सीधी ज़िले में हूँ तो सीधी ज़िले में कितने ब्लॉक हैं, ऐसे क्वेश्चंस थे। आप एस्पिरेंट्स के लिए क्या टिप देना चाहेंगे? मैं यही देना चाहूँगी कि जिनका आगामी समय में इंटरव्यू है तो आप बिल्कुल काम रहिए, जो भी आपने पढ़ लिया है आप उस पर भरोसा रखिए। बाहर थोड़ा सा नर्वस होते पर आपको नर्वस नहीं होना, अपना आत्मविश्वास बना के चलिए, बाकी सब ईश्वर करेगा, अच्छा ही होता है। प्री के लिए टिप्स? प्री के लिए तो यही टिप्स है कि आप रिवीजन करिए और अपने जो भी आपने सोर्स डिसाइड कर रखे हैं कि आपको इनसे पढ़ना है तो बार बार अपने सोर्स चेंज मत करिए। कुछ नया अगर करंट अफेयर्स में आ रहा है तो उसको अपडेट करिए, बाकी आप किताबें बार बार मत बदलिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए और टेस्ट सीरीज़ लगाइए। मेंस के लिए टिप्स? मेंस के लिए तो यही है कि आप रिवीजन करिए और आंसर राइटिंग करिए, ताकि आपने जो याद किया है वो आप बेहतर तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर पाएँ अपनी कॉपी में, और करंट अफेयर से अपडेट रहिए। आप उन गुरुजनों का या कोचिंग संस्थान का नाम बताना चाहेंगे जिनका अभी तक की आपकी तैयारी में योगदान रहा है? आकार IAS के एक सर हैं अमित तिवारी जी, उनका योगदान रहा है। मैंने महात्मा गांधी से कोचिंग की है तो वहाँ के जो भी टीचर्स रहे हैं उनका बहुत योगदान रहा है। और क्योंकि मैं जिस गृह जिले से मेरे तो वहाँ पे उत्तम सिंह मेरे टीचर हैं, उनका योगदान रहा है मेरी सफलता में। क्या नाम है सर आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम आयुष दीक्षित है। आयुष जी, आपका कौन सा अटेम्प्ट? सर ये मेरा तीसरा साक्षात्कार था, इसके बाद मैंने 2 मेंस और लिखे हैं जिनके परिणाम आने बाकी हैं।
अभी तक जब परिणाम नहीं आए हैं तो इसको लेकर आपका क्या विचार रहता है एस्पिरेंट्स के मन में? सर परिणाम नहीं आते तो असमंजस की स्थिति तो रहती है। जैसे कि अभी साक्षात्कार हो जाएंगे तो जनवरी में परिणाम आएंगे, तो जब से साक्षात्कार है और तब से परिणाम आने तक तो विद्यार्थी बिल्कुल बिन पानी के मछली जैसा होता है। तो साक्षात्कार की इंतजार करता रहता है, क्योंकि हम देख रहे हैं शेड्यूल भी लेट है सर, 2-2 साल हो जाते हैं। तो चूँकि हमारी सर एज भी बढ़ती है और घर वालों की अपेक्षाएँ भी, तो सर रिजल्ट तो हमारे लिए अमृत के समान है सर, जब आ जाए जब अच्छा है। अच्छा, आपका बोर्ड कौन सा रहा है? सर मेरा तो हिंदी माध्यम रहा है सर। बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? बोर्ड अध्यक्ष सर के शर्मा सर रहे हैं। अच्छा, क्या सवाल पूछे गए आपसे? सर मुझसे व्यक्तिगत नाम से रिलेटेड, आयुष नाम है तो मेरा आयुष का फुल फॉर्म पूछा गया। उसके अलावा प्रधानमंत्री जी कल नाइजीरिया में थे तो उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए मुझसे कि नाइजर क्या है, नाइजीरिया क्या है, ऐसे कौन से देश हैं जिनका नदियों के नाम पर 5 देशों के नाम बताइए। इसके अलावा ऐसे कौन से देश हैं जहाँ कोई नदी नहीं है। इसके अलावा सर प्रेमचंद्र की ऐसी कौन सी रचना थी जो प्रेमचंद की एक रचना है पंच परमेश्वर, तो पंच परमेश्वर रचना जो है वो उर्दू में किस नाम से छपी थी। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। उसने कहा था किसने लिखी थी, ये प्रश्न पूछा गया। उसके अलावा जो अभी सर्वोच्च नागरिक सम्मान है नाइजीरिया का, वो प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है, उसका नाम पूछा गया था मुझसे। मैं चूँकि नर्मदापुरम से आता हूँ तो नर्मदापुरम का पूर्व नाम क्या था और नाम बदलने की प्रक्रिया पूछी गई। इस प्रकार के प्रश्न मुझसे पूछे गए। आपसे हिंदी विषय में गंभीर सवाल पूछे गए तो कारण क्या है रहा? चूँकि सर मेरा हिंदी साहित्य से एमए मैंने किया है, इस संबंध में हिंदी से मुझे प्रश्न पूछे गए सर। और इसके अलावा आप और कुछ टिप्स देना चाहेंगे एस्पिरेंट्स को? सर टिप्स एस्पिरेंट की यही है, सबसे पहले अपना व्यक्तिगत विवरण पत्रक है वह तैयार कीजिए और करंट पढ़िए। इसके अलावा सर इंटरव्यू कुछ ना कुछ किस्मत पे भी होता है सर। जैसे कहा जाता है ना कि अगर उनको पूछना हो तो वो पूछ लेंगे कि आपके पिताजी का नाम बताइए, और यदि उनको आपको नहीं पूछना है तो वो पूछ लेंगे मेरे पिताजी का नाम बताइए। पूछने और जवाब देने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सर ने एक इंटरव्यू दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि अब ये सर का इंटरव्यू सफल हो और ये यहाँ से अर्जुन बनकर जाएं। मेरे साथ एस्पिरेंट प्राची गुप्ता जी हैं। यह इनका तीसरा अटेम्प्ट और पहला इंटरव्यू है। इनसे हम जानेंगे कि इनका इंटरव्यू बोर्ड क्या रहा है, उसने क्या सवाल पूछे हैं, और इनसे हम जानेंगे कि अभी तक की यात्रा में इनके सामने क्या क्या चुनौतियाँ आई हैं। चलिए इनसे हम बात करते हैं। प्राची जी बताइए, आपका बोर्ड किनका रहा है? मेरा कोष्टी सर का बोर्ड रहा है। उन्होंने क्या क्या सवाल पूछे आपसे? उन्होंने मुझसे सोशियोलॉजी, जो कि मेरा पीजी था, उससे सवाल पूछे हैं। ग्रेजुएशन से तो कुछ नहीं पूछा। एक क्वेश्चन पूछा मेरी हॉबी से, जो कि क्रिकेट थी, और एक पोयम मुझे लिखना पसंद है, तो पोयम सुनी उन्होंने। तो कौन सी पोयम सुनाई है आपने, वो हमारे दर्शकों को भी सुना दीजिए। जी, मैंने बघेली में पोयम लिखी थी, तो मैंने वही सुनाई सर। बघेली में सुना दीजिए। सर समझ में आ जाएगा? आ जाएगा ना? हाँ बिल्कुल। तो मैंने यही सुनाया था उन्हें कि आबा सुनाई तोहका अपने रीवा की कहानी, सुना अम्मा सुना काकी रिवाड़ी के जवानी, आबा सुनाई तोहका अपने रीवा की कहानी। ऐसा ही सुनाया था सर। और सोशियोलॉजी जो कि आपका पीजी का सब्जेक्ट है, तो उससे लेकर क्या सवाल पूछे गए? कुछ सोशियोलॉजिस्ट के नाम पूछे उन्होंने, और उन्होंने पूछा कि आत्महत्या क्यों की जाती है, तो ऐसा सवाल था। और एक सर उन्होंने पूछा था कि हमारी ऐसी मानसिक प्रवृत्ति क्यों है कि हम इंग्लिश में ही सिग्नेचर करते हैं, हम हिंदी में सिग्नेचर क्यों नहीं करते, जबकि पूरे डैप फॉर्म में आप सब ने हिंदी लिखा है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे। ऐसा खतरनाक सवाल जब आ जाए तो आप क्या सलाह देंगे अन्य अभ्यर्थी को, कैसे उसको फेस करना चाहिए? मैं कहूँगी कि ऐसे सवाल आपके लिए अच्छे चांस है, क्योंकि जो डाटा वो पूछ रहे हैं, जैसे उन्होंने मुझसे पूछा कि गेहूं के एग्जैक्ट उत्पादन का डाटा बताइए, तो मैंने उनको बताया यार कुछ डेसिमल में था, तो मैंने कहा लगभग, तो उन्होंने कहा नहीं, हमको डेसिमल के बाद की भी संख्या जाननी है। तो मैं तो कहूँगी कि अगर कुछ आपके पास अप्रोचेबल क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो बेहतर है। तीसरा अटेम्प्ट, पहला इंटरव्यू एक लंबा समय होता है और पीएससी की प्रक्रिया भी बड़ी धीमी है, तो ऐसे में एक लंबा समय जीवन का निकलता है। एक चूँकि आप एक युवती है, तो पारिवारिक और सामाजिक जो चिंताएं, दबाव रहता है, तो उनको कैसे आपने पार करके इस मुकाम पे पहुँचे, क्या क्या चुनौती का सामना करना पड़ा आपको? जी सर, बिल्कुल मानसिक दबाव रहता है और आर्थिक चुनौतियाँ भी रहती हैं। हालांकि मेरी फैमिली जो है वो काफ़ी सपोर्टिव रही है, तो सर मुझे लगता है वो और फ्रेंड्स, और लगातार अगर आपका प्री निकल रहा है या एक कुछ बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं, तो वो आपको मोटिवेट करते हैं। अभी जो साक्षात्कार देने वाले जो अभ्यर्थी आएंगे उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगी? मैं बस उन्हें यही कहूँगी कि अपना जो एनालिटिकल पावर है वो बढ़ाइए, क्योंकि सबसे अलग अलग फील्ड में पूछा जा रहा है, तो आप किसी एक फील्ड को गेस नहीं कर सकते कि करंट ही पूछा जाएगा। जैसे मुझसे करंट के एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए, तो आप बस काम रहिए
और बस वहाँ पे परफॉर्म बेहतर करना है, ये सोच के आप आइए, बस इतना ही कहूँगी। आपने जो है कि प्रीलिम्स के लिए क्या टिप्स देंगे? प्रीलिम्स के लिए तो MCQs लगाने हैं एंड जो टॉपिक लिखे हुए हैं सिलेबस में उतना ही पढ़ना है, उससे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है और रिवीजन करना है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। मेंस के लिए टिप्स? मेंस के लिए भी वही है, रीड, रिवीजन एंड जो हमारा सिलेबस है उस पे स्टिक रहना है, और अगर हम रिटन प्रैक्टिस में करंट जोड़ पाए तो हमारे नंबर इंक्रीज होंगे। ये है प्राची गुप्ता जी, जिन्होंने हमें एक बहुत अच्छी कविता भी सुनाई और बहुत सारी हमें इंटरव्यू से संबंधित बातें बताई। धन्यवाद। मेरे साथ है 2021 में DSP चयनित अनुराग राजपूत जी। ये यहाँ पर साल 2022 की परीक्षा का इंटरव्यू देने आए हैं। हम इनसे जानेंगे कि आज के इंटरव्यू बोर्ड में इनके अध्यक्ष कौन थे और उन्होंने इनसे क्या क्या सवाल पूछे। सर, पहला क्वेश्चन तो यही था कि आप ऑलरेडी चयनित हैं तो फिर क्यों आगे प्रशासनिक सेवाओं में आना चाहते हैं, तो एक पहला क्वेश्चन था। इसके बाद कुछ हमारे पहले से हम अभी वर्तमान में पटवारी पद पर थे तो उससे क्वेश्चन पूछे थे, कुछ जॉब से रिलेटेड। इसके अलावा पटवारी की सेवा से संबंधित क्या सवाल पूछे गए आपसे? मतलब ये पूछा था कि जैसे दो लोगों का विवाद है तो उसका निराकरण कैसे होगा, मालिकाना हक है तो उसका निर्धारण कैसे होगा, क्या उसकी प्रोसेस है, रेवेन्यू कोर्ट से होगा, सिविल कोर्ट से होगा, ये सब क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे मुझसे। और सवाल क्या पूछे गए? इसके अलावा जो US इलेक्शन हुआ है तो उसका पूछा था कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं तो उसका भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एक इसमें यही कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, जो हो सकते हैं। मैंने एक तो ये बताया कि अपना मतलब चाइना को काउंटर करने में इसमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, रसिया से भी मतलब जो ट्रेड डील हो सकती है, जो व्यापार बढ़ सकता है, रूस यूक्रेन जो बार चल रहा है उसको ख़त्म करने में सहायता मिलेगी। तो ये कुछ आंसर दिए थे मैंने। और अन्य सवाल? इसके अलावा ये भी पूछा था कि जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं तो उनके बारे में बताइए, कोई छायावादी कवि हैं तो मध्य प्रदेश से, उनके बारे में। गणेशंकर विद्यार्थी का क्या संबंध रहा है मध्य प्रदेश से, पूछा था। और इसके अलावा भारत के मध्य प्रदेश के भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा है, इसके बारे में पूछा था। आपने क्या बताया उनको मध्य प्रदेश का योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में? जो हमारे यहाँ से स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनके नाम पूछे थे। एक्चुअली मैंने 5 नाम बताइए तो मैंने 5 नाम बता दिए थे। मैं जैसे अवंतीबाई लोधी हैं, इसके अलावा शंकर शाह हैं, रघुनाथ शाह हैं, फाजिल मोहम्मद खान है, शेख रमजान हैं, टांटिया भील हैं, ये सब नाम बताए थे। वोट किन का था? वोट हमारा कृष्णकांत शर्मा सर का वोट था। हाँ। आपका यह कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा 4th अटेम्प्ट था और 3rd इंटरव्यू था। 4th अटेम्प्ट 3rd इंटरव्यू बहुत लंबा समय होता है। इस बीच में कई चुनौतियां आती है, सामाजिक, पारिवारिक, पीयर प्रेशर बनता है। तो इन सब तनावग्रस्त स्थितियों का आपने कैसे सामना किया, वो कैसे इन सबको पार करते हुए आज इस मुकाम पे आप पहुँचे? निश्चित तौर पर जब एक यात्रा लंबी होती है तो प्रेशर बनता है, लेकिन हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए, हमें अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। अगर मेहनत कर रहे हैं तो एक दिन सफलता मिलेगी, तो फिर ज़्यादा प्रेशर लेने की इससे कोई बात नहीं है। फिर तनाव आता था, तनाव के क्षण को दूर करने के लिए आप क्या करते थे? एक तो एक, यदि आपकी कोई हॉबी है तो उसको साथ में परस्यू करें। एक आध जैसे 1 घंटे मुझे लगता है थोड़ा हमें निकालना चाहिए पढ़ाई के अलावा, जिससे हमारा जो माइंड फ्रेश हो सके, ये है। और इसके अलावा मेनली जब हम पढ़ाई करते हैं तो फिर मुझे लगता है उतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके साथ परस्यू कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अपना रिफ़्रेशमेंट करते रहिए साथ साथ में। इंटरव्यू देने के लिए जो आने वाले दिनों में अभ्यर्थी आएंगे उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? ये टिप्स देना चाहूँगा कि जो जनरल स्टडी है वो कर लें, थोड़ा करंट पढ़ लें और डेप को तैयार कर लें। इसके अलावा थोड़ा बहुत कोर सब्जेक्ट देख सकते हैं, बाकी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत लाइट माहौल है, तो कोई इशू नहीं है। प्रीलिम्स के लिए टिप्स 16 फरवरी को पेपर है, लगता है टॉपिक को पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा MCQ लगाने चाहिए उसमें। मेंस के लिए? मेंस के लिए ये है कि हमारा लिखने का काम रहता है उसमें, तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज दें, उसका बेनिफिट मिलता है। तैयारी के लिए किन गुरुजनों और संस्थाओं का आपको मार्गदर्शन मिला, सहयोग मिला, उनके बारे में कुछ बताइए। ज़्यादातर तो मैंने सेल्फ प्रिपेयर ही किया है, क्योंकि जॉब के साथ ही तो ऐसी कोई कोचिंग मैंने ज्वाइन नहीं की, लेकिन टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, तो उससे मुझे थोड़ा गाइडेंस मिल जाता था कैसे लिख रहे हैं, क्या कमियां हैं। तो टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से मुझे इसमें फ़ायदा मिला। डायरेक्ट तो ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं था मेरा। किसी शिक्षक का विशेष योगदान रहा हो तो उनके बारे में कुछ बताइए। ऐसा कोई मतलब
जो हमारे मतलब शुरू से अभी तक पढ़ाते आए हैं उनका तो योगदान है, लेकिन एज पीएससी में मुझे लगता है ऐसा कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, सभी का कुछ कुछ योगदान है, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं ले सकता मैं। मेरे साथ एक एस्पिरेंट है जिनका नाम अनंत श्रीवास्तव जी है और ये नरेंद्र कोष्टी सर के बोर्ड में इंटरव्यू देकर आए हैं। इनसे बात करते हैं। जी सर। कैसा रहा इंटरव्यू आपका? मेरा अच्छा इंटरव्यू था। कोष्टी सर का मेरा बोर्ड था। उन्होंने लगभग मेरे डेप्थ से क्वेश्चन पूछे, बाकी और कोई क्वेश्चन नहीं थे। लगभग मेरा जो अभिरुचि है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में रुचि लेना, तो कहीं ना कहीं उसमें ही करंट अफेयर शामिल हो जाता है। तो वहीं उन्होंने रूस यूक्रेन वॉर के बारे में पूछा और कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिए कि उसको आप पूरा कीजिए। तो लगभग मेरा 20 मिनट चला था और अच्छा गया मेरा। आपने बताया कि रूस यूक्रेन वॉर के बारे में क्या पूछा गया है सवाल और आपने क्या जवाब दिया? हाँ, उन्होंने मुझसे पूछा था कि अगर आप अमेरिका के विदेश सचिव होते तो आप ये वॉर कैसे रोक पाते। तो मैंने बताया कि मैं सबसे पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कि बोला था डिबेट डिप्लोमेसी डायलॉग, उनको टेबल पर लाता, युद्ध विराम की घोषणा करवाता और कहीं ना कहीं दोनों की आपस में बात करवाता। दूसरा, जो अमेरिका विभिन्न देशों को रक्षा उपकरण एक्सपोर्ट करता है उन पर रोक लगवाता, जिससे कहीं ना कहीं वॉर कम होती और दोनों देश टेबल पर आते। तीसरा, कहीं ना कहीं जो अमेरिका है उससे मदद करवाता दोनों देशों की, और रूस पे जो सैंक्शंस लगे हैं वो हटवाता, जिससे शांति स्थापित हो। इसके अलावा अगर सब्जेक्ट्स पे कोई सवाल पूछे गए हो तो उनके बारे में? हाँ, मुझसे हिस्ट्री में एक क्वेश्चन पूछा था कि ऐसी कौन से 3 इवेंट्स रहे थे जिसके माध्यम से भारत गुलाम बना। तो मैंने उसमें कुछ इवेंट्स बताए थे। एक पृथ्वीराज चौहान जी का बताया था, दूसरा भी मैंने बताया था राणा सांगा जी का बताया था, और तीसरा मैंने बंगाल का बताया था, बैटल ऑफ प्लासी का बताया था मैंने। तो इन तीनों का मैंने बताया था। वहीं सोशियोलॉजी से भी मुझसे क्वेश्चन हुए थे कि सामाजिक समरसता, सामाजिक संगठन और सामाजिक परिवर्तन में क्या फ़र्क है। तो मैंने उसका भी उत्तर दे दिया था। और लगभग मेरे डेप्थ से ही चले थे और करंट अफेयर ज़्यादा पूछे थे, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मेरा रुचि लेना था। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? ये मेरा पहला साक्षात्कार है, परंतु ये मेरा तीसरा प्रयास था। तीसरे प्रयास में और पहले साक्षात्कार के बीच में एक लंबा समय निकल गया तैयारी करते हुए। तो इसमें आपने तैयारी में स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हुए आगे बढ़े? जी बिल्कुल। जब मेरे मेंस नहीं निकले थे तो मैंने अपनी जो गलतियां रही थी उनसे सीखा, अपनी जो आंसर राइटिंग थी उसमें सुधार किया, और साथ ही साथ जो सीनियर्स हैं जो सिलेक्ट हुए हैं और दोस्तों के साथ से डेली आंसर राइटिंग की। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेरी जो लिखने की कला है वो सुधरी थी, जिसके कारण मेरा 2022 का मेंस निकला है। तो निरंतर लिखना, प्रैक्टिस करना ये सबसे ज़रूरी है। आप इसमें क्या टिप्स देना चाहेंगे जो आने वाले दिनों में अभ्यर्थी इंटरव्यू देने आने वाले हैं उनके लिए? बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज जितना मेरा साक्षात्कार चला है मेरे डेफ से ही चला है। डेफ को अच्छे से प्रिपेयर करें, और जो करंट अफेयर्स में जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, जैसे कि अभी रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, COP29 चल रहा है अभी, तो ये बड़े मुद्दे ज़्यादा करें, बल्कि डेफ ज़्यादा अच्छे से करें। प्री के लिए टिप्स? प्री का सबसे बड़ा यही टिप्स है कि पहले आप मीन्स कंप्लीट कीजिए अपना, उसके बाद डेली क्वेश्चंस लगाइए और निरंतर फैक्ट्स को पढ़िए। तो अगर पहले आपका मीन्स कंप्लीट होगा तो आप परीक्षा को पूर्ण रूप से तैयारी करके अंतिम चयन हो जाएगा। अगर आपका प्री निकल गया और आपने मीन्स की अभी तक तैयारी नहीं किया, आंसर राइटिंग आपने नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं आप पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, और इसलिए पहले मेंस हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेंस को कंप्लीट करने के लिए सरल से सरल रास्ता बताइए। देखो, शॉर्टकट तो कोई होता नहीं है। सरल रास्ता पूछा है। हाँ, सरल रास्ता ऐसा व्यक्ति के अनुसार रहता है रास्ता तो। जैसे कि वही है कि आप नोट्स पढ़िए। अगर आपको नोट्स बनाने अच्छे लगते हैं तो आप नोट्स बनाइए, वरना आप नोट्स पढ़िए, शॉर्ट नोट्स बनाइए अपने, जिससे एग्ज़ाम्स के बीच में अच्छे से आप रिवीजन कर पाएँ, तो निश्चित ही आपका मेंस निकलेगा। इस लंबी अभी तक की जो जर्नी रही है, इस जर्नी में किन किन गुरुजन संस्थाओं का आपको सहयोग मिला, मार्गदर्शन मिला, उनके बारे में बताइए। बिल्कुल। वैसे तो मैंने कोचिंग नहीं की है, जितनी मेरी तैयारी रही है सेल्फ स्टडी रही है, परंतु मेरे एक इंटरव्यू के सर हैं जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया, और बहुत ही इंटरव्यू में कैसे हमको रहना है, कैसे स्ट्रेस मैनेज करना है और कैसे उनके क्वेश्चन को डील करना है, चाहे वो क्वेश्चन आता हो या आपको ना आता हो, कैसे डील करना है। तो आशुतोष ओझा सर हैं, जो कि इंटरव्यू ने अभी भी सर मुझे छोड़ने आए थे, उन्होंने मुझे टिप्स भी दी, अंत तक मुझे टिप्स दी, मेरा कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट किया। तो उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन किया है। आपने अभी कहा कि नोट्स बनाने हैं, तो नोट्स के लिए आपने किन किन स्रोतों का इस्तेमाल किया है? जी, जैसे कि मेरा इंग्लिश मीडियम है, तो सबसे पहले मैंने नेट से निकाले जितने भी टॉपिक्स थे, और साथ ही साथ जितने भी कोचिंग से नोट चल रहे हैं, जैसे कि निर्माण है
और बाकी अलग कोचिंग्स हैं उनके मैंने तैयार किए थे, सीधे शॉर्ट मोटो नोट्स मैंने बनाए थे। हमारे साथ एक बुंदेलखंडी एस्पिरेंट है जिनका नाम है हर्ष कुमार जैन। जैन साहब से हम जानेंगे कि आज उनका बोर्ड क्या रहा और बोर्ड द्वारा उनसे क्या सवाल पूछे गए। सर मेरा नाम हर्ष जैन है और मेरा जो इंटरव्यू था वो शर्मा सर के बोर्ड में था। उनने मुझसे बुंदेलखंड के बारे में पूछा है कि क्या समस्या है, वहाँ का कल्चर क्या है। उसके बाद बुंदेलखंड में एक आला उदल की कहानी चलती है, उसके बारे में पूछा। फिर उन्होंने ये भी पूछा कि ऐसा ही कुछ राजस्थान में भी कोई आला उदल जैसा है फेमस, उसके बारे में पूछा। आपने क्या जवाब दिया? आला उदल के बारे में पता था कि परमल शासक के में 2 सेनापति थे, उसके बारे में मैंने उसको बताया। राजस्थान के बारे में मुझे पता नहीं था। उनके बाद फिर उन्होंने एक केस स्टडी दी मुख्य सचिव के तौर पे, आप बुंदेलखंड में क्या करेंगे। इसके बाद उन्होंने मुझसे संगीत के क्षेत्र में पूछा कि आपके बुंदेलखंड में और मध्य प्रदेश में ऐसे कौन कौन से संगीतज्ञ हैं। फिर उन्होंने स्पेशली बुंदेलखंड से पूछा, तो मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन देशराज पटेरिया जी हैं तो मुझे बाद में आ गया, मैंने उनको बताया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि रक्षा के क्षेत्र में भारत का 10 साल में क्या योगदान बढ़ रहा है, कैसे आप इसको देखते हैं। फिर नाइजीरिया के बारे में बात आ गई क्योंकि डिफेंस के लिए हम वहाँ निर्यात करते हैं। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा था कि अच्छा आप ये बताइए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरीके के मानक है जो ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश का क्षेत्र पिछड़ा है या नहीं पिछड़ा है। तो मैंने उसके बारे में बताया, फिर उन्होंने उसके बारे में योजनाएं मुझसे पूछी। इतना ही मेरा चला है, कम से कम 15 मिनट इंटरव्यू चला है। 15 मिनट के इंटरव्यू के प्रोसेस तक आने के लिए अभी तक की आपकी कितने समय की जर्नी रही है? सर ये मेरा 4th अटैम्प्ट है और जिसमें मैंने 3 मेंस दिए हैं। 19 में था लेकिन रिवाइज लिस्ट में मेरा फिर से इंटरव्यू नहीं हो पाया था। ये मेरा मतलब इंटरव्यू प्रथम ही है। 4 अटैम्प्ट एक लंबा समय हो जाता है, तो इस मुश्किल ये एक तरह से कई लोगों के लिए मुश्किल समय भी होता है, तनावग्रस्त समय होता है। तो इस समय में अपने तनाव को दूर करने के लिए और अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए क्या किया? सर मोटिवेशन के लिए तो मेरे पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, दोस्त हैं, और जो खुद से कुछ जैसे मेडिटेशन मेरी हॉबी है, गाना सुनना मुझे पसंद है, तो ये तनाव दूर करते हैं। और एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे थोड़ा तनाव मैनेजमेंट होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये 4 साल का सफ़र कहीं ना कहीं मैच्योरिटी बढ़ाएगा और अच्छा रिजल्ट आएगा इससे। अब जैसे कि जो एस्पिरेंट्स हैं जो इंटरव्यू देने आने वाले हैं, उनके लिए क्या आप टिप्स देना चाहेंगे? मेरा तो यही मानना है कि रिलैक्स रहिए, किसी भी प्रकार का कुछ पूर्वाग्रह ना बनाए। आप जितना पढ़ा है पर्याप्त है, कुछ अलग ही पूछा जाता है वहाँ पे, तो बी काम, अच्छा सब अच्छा होगा। प्रीलिम्स के लिए टिप्स? प्रीलिम्स के लिए मैं मानता हूँ एमपी जो 35 नंबर का आता है तो एमपी पे फोकस करना चाहिए और ट्राइब्स पे फोकस करना चाहिए। बाकी करंट आप डेली अपडेट होते रहें, इतना बहुत है। मेंस के लिए? मेंस के लिए इस बार आंसर राइटिंग पर फोकस करना ज़रूरी है और जो नए पेपर हैं जैसे सोशलॉजी, उद्यमिता, इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपने नए पेपर्स के लिए, नोट्स के लिए क्या क्या सोर्स यूज़ किए हैं? मैं तो सर अभी तो जैसे इग्नू वगैरह की बुक्स वगैरह से करता था, एनसीईआरटी से, और कुछ कोचिंग्स के नोट्स से मैंने पढ़ा हुआ है। कौन कौन सी कोचिंग्स के नोट्स लिए आप? सिविल जॉब से सर इकोनॉमिक्स और सोशलॉजी पढ़ी है, उद्यमिता के लिए सर इग्नू की बुक्स से पढ़ा है मैंने। और प्रीलिम्स के लिए कोई सोर्स यूज़ किया तो उनके बारे में बताइए। सर एमपी के लिए बेस्ट परीक्षा धाम है और लूसेंट, और करंट के लिए सर एग्ज़ाम पीडिया पर्याप्त है। मेरे साथ है एमपी पीएचडी के एक एस्पिरेंट जिनसे हम बात करेंगे कि उनकी अभी तक की यात्रा कैसी रही। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आशीष सिंह चौहान है, मैं भोपाल ज़िले से आया हूँ। आप का ये कौन सा अटेम्प्ट है? सर ये मेरा प्रथम प्रयास और प्रथम साक्षात्कार है। आप पहले अटेम्प्ट में यहाँ तक पहुँच गए, तो आप ये बताइए कि आपकी जर्नी कैसी रही अब तक की? सर जिस आर्थिक बैकग्राउंड से मैं आता हूँ तो वहाँ चुनौतियाँ तो काफ़ी थी सर, लेकिन सर माता पिता के सहयोग, दोस्तों के सहयोग से मैं आज इस स्टेज तक तो आ गया हूँ। यदि अंतिम चयन होता है तो मुझे अपनी जर्नी अच्छी लगेगी सर। यहाँ पे इंटरव्यू बोर्ड ने सवाल क्या क्या पूछा आपसे? सर यहाँ पर चूँकि मैं पीएचडी भी कर रहा हूँ, JRF फेलोशिप है, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी मेरा इंटरव्यू है, तो इन सब पर मेरे से पूछा गया कि आप क्यों कर रहे हैं, आप क्या करेंगे, क्यों करना चाह रहे हैं, सिविल सेवा में क्या योगदान होगा। सर सब्जेक्ट ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट है, तो उसमें मुझसे जो दक्षिणी गोलार्ध है उसके बारे में पूछा गया, वहाँ की पवनों के बारे में पूछा गया, भूतापीय ऊर्जा के बारे में पूछा गया, और सर मध्य प्रदेश में जो कुछ भूतापीय ऊर्जा स्रोतों के बारे में पूछा गया, उसके कारण बताने को कहा गया कि क्यों है यहाँ पे। सर करंट के सब्जेक्ट में देखें तो मुझसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम, समान सिविल संहिता और जातिगत जनगणना पर सवाल पूछे गए,
कुछ फैक्चुअल सवाल भी थे कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, अभी के मुख्यमंत्री का नंबर कौन सा है, ये कुछ तथ्यात्मक सवाल भी थे सर। वोट किन का था? सर मेरा माननीय SK शर्मा सर का बोर्ड था। बोर्ड के मेंबर द्वारा और कोई अन्य सवाल पूछे गए जो बताना चाहेंगे आप? जी सर, सर मेरी अभिरुचि चूँकि कविता लिखना है, तो वहाँ से कविता लिखना से पूछा गया आपकी कविता सुनाइए, किस रस में लिखना पसंद करते हैं, किस कवि को पढ़ना पसंद करते हैं। और तो मैंने कहा दिनकर जी को सर। अच्छा, दिनकर जी की उर्वशी को कौन सा पुरस्कार मिला है। रश्मि रति में फिर उन्होंने कहा हम 2 लाइन सुना रहे हैं, आप फिर कंटिन्यू कीजिएगा। तो सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है, ये 2 लाइन उन्होंने सुनाई। फिर मैंने बाकी कंटिन्यू किया कि भीषण से वधवंश बचाने को और दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए, ये मैंने कंटिन्यू किया इसको। तो बोले अच्छा ठीक है, बढ़िया। और सर मेरी PhD पर पूछा गया कि आपके सब्जेक्ट क्या है, PhD में आपने किस विषय पर आप कर रहे हैं। तो मैंने बताया कि सर मैं ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिसर्च कर रहा हूँ। तो बोले अच्छा ठीक है, बढ़िया। और सर लास्ट में बस यही वहाँ कहा कि ऑल द बेस्ट, आप जा सकते हैं। पहले ही प्रयास में प्रीलिम्स मेंस क्लियर करके इंटरव्यू में आ गए हैं, मतलब चक्रव्यूह के आप अंतिम पायदान पर खड़े हैं। तो यहाँ से अब इंटरव्यू बोर्ड से मिलने के बाद आपको कैसा लग रहा है, आप क्या उम्मीद करते हैं? मुझे लगता है कि इंटरव्यू बोर्ड आपको बहुत कंफर्ट बनाता है, आपको बहुत कंफर्ट रखता है। तो यहाँ पर वो आपके व्यक्तित्व को देख रहे होते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है, आप कितने अच्छे से बात कर पा रहे हैं, अपनी बात कैसे रख पा रहे हैं। तो ये मैंने आके महसूस किया यहाँ पे प्रथम बार कि यहाँ पर ज्ञान का परीक्षण तो उतना नहीं है, उसके माध्यम से आपके व्यक्तित्व को देखा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि मैं यही कहूँगा कि चूँकि मेंस परीक्षा में आपको लिखने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पर एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो अभ्यर्थी अभी इस परीक्षा में नए हैं, तो आप उनके लिए क्या टिप देना चाहेंगे? सर हर तीनों स्तरों पर अलग अलग रणनीति की आवश्यकता होती है। सर प्रीलिम्स के स्तर पर मैं कहना चाहूँगा कि एक तो थोड़ा उसमें नर्वसनेस कम होनी चाहिए। तैयारी तो सभी अपने स्तरों पर करते ही हैं, सारी यूनिटें तैयार करते हैं, लेकिन नर्वस कम से कम हो और कॉन्फिडेंस रखें और कुछ चीज़ें दिन पर छोड़ दें कि उस दिन पेपर कैसा आता है उस हिसाब से संभालना चाहिए। और सर करंट वगैरह पे पकड़ होनी चाहिए, दैनिक भास्कर जैसे अखबार पढ़ने चाहिए। और सर मेंस के स्तर पर मैं कहूँगा कि आंसर राइटिंग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है कि आपको पता होना चाहिए कि आप लिखने में कहाँ चूक कर रहे हैं, लिखने में आपकी मजबूती कहाँ पे है। और सारी यूनिटों के जो टॉपिक हैं पॉइंट वाइज आपके तैयार होने चाहिए, आपका उस पर डेटा तैयार होना चाहिए, करंट से आपको सब्जेक्ट जोड़ना आना चाहिए। और एथिक्स जैसे पेपर में उदाहरण ज़्यादा मायने रखाते हैं, तो वहाँ पे हमें ध्यान देना चाहिए। निबंध की कुछ प्रैक्टिस पहले से करनी चाहिए, कुछ निबंध पहले से लिखे हों और मौलिक निबंध हों। ऐसा नहीं कि आप पहले तैयार कर रहे हैं फिर लिख रहे हैं, पहले से आप अपने सोच को इस स्तर पर विकसित कीजिए। मेंस के स्तर पर ये ध्यान दे सकते हैं। इंटरव्यू के स्तर पर सर समसामयिक विषय और आपके डेफ पर अपनी अच्छी पकड़ हो और आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो। तो अब मैं देखता हूँ सर मेरा परिणाम क्या होता है। यदि मेरी स्ट्रेटजी सही हुई या परिणाम उचित आया तो मैं कहूँगा कि एक अच्छी रणनीति थी। आपने कौन से कोचिंग से तैयारी करी है? सर मैंने स्वयं से तैयारी की हुई है। मेरे पास मेरे दोस्तों का, मेरे सीनियर का मार्गदर्शन था, तो मैंने अपनी मेहनत से तैयारी की। अच्छा, कुछ आप नोट्स के बारे में शेयर करना चाहेंगे इन्फॉर्मेशन? नोट्स में सर मैं प्रेफर करता हूं कि मैं हर यूनिट के अपने खुद के नोट्स तैयार रखूं। खुद के नोट से मेरा मतलब है कि हम अलग अलग जो स्रोत हैं, जैसे कोचिंग के कोई अच्छी बुक्स हुई, उनको सर एक जगह करके अपनी यूनिट्स के टॉपिक वाइज नोट बना सकते हैं और उसमें करेंट का डाटा अपडेट कर सकते हैं। तो मैं प्रेफर करता हूं कि विद्यार्थी अपना नोट स्वयं बनाए ताकि उसे याद करने में आसानी हो, उसे मेमोराइज़ करने में उसे समझ हो कि मैंने कहाँ क्या लिखा है, क्योंकि वही फिर एग्ज़ाम में निकल के भी आता है जो आप अपने हाथ से लिखते। मार्केट में कई तरह के नोट्स, कई तरह के पब्लिशर्स की किताबें उपलब्ध है, तो आपने कौन कौन सी किताबों से तैयारी करी? सर एक पुस्तक का नाम लेना तो मैं संभव भी नहीं है। मैंने जहाँ से जो मुझे अच्छा लगा, जिसका संस्थान से जिस पुस्तक से, उसको सबको मैंने एक जगह कंपाइल किया, जो मुझे जहाँ से आवश्यक लगा, जिसका टॉपिक अच्छा था। आप उसके नाम बताइए ताकि अन्य अभ्यर्थियों के लिए सुविधा रहे। सर ऐसे एक कोचिंग के बारे में सर यहाँ कई कोचिंगें चलती हैं, दृष्टि IAS है, उत्कर्ष है, ये अपने विवेकानंद हैं, महात्मा गांधी हैं, आकार है। इन सभी के सर कहीं ना कुछ अच्छे पक्ष भी हैं नोट्स में, तो वो अच्छे पक्षों को मैं ले लेता हूँ और अपने नोट्स में डाल देता हूँ। अभी आपने देखा किस तरह से
अभ्यर्थियों ने अपनी यात्रा वृत्तांत आपको सुनाया कि किस तरह से प्रीलिम्स मेंस को पार कर वो इंटरव्यू के मुकाम पे पहुँचे, और उन्होंने अपने गुरुजनों और परिजनों को इसका श्रेय दिया। यहाँ आने वाले अभ्यर्थियों ने अपने जो इस यात्रा में जो तनाव, परेशानियाँ और तकलीफ़ों से पाने के जो रास्ते बताएं, वो अन्य अभ्यर्थियों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का काम करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ आने वाले अभ्यर्थी सभी अर्जुन बने,